बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के इस डिस्कशन में चैप्टर नंबर 6 पीआरसी 2 क्यूएम फाइनेंस में हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो डिस्कस करेंगे। और डिस्काउंटेड कैश फ्लो के टॉपिक में एनवीटी क्या है, इसके ऊपर हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, जिस तरह से कंप्लीट लेक्चर होता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और इसके एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आईआरआर क्या, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसको देखेंगे प्रॉपर ये है क्या है, और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन और फिर देन एग्जाम क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस एनवीटी। एनवीटी में जो हमने इस चैप्टर में टॉपिक डिस्कस करने हैं, तो सबसे पहले हम एनवीटी डिस्कस करेंगे, एनवीटी है क्या। और एनवीटी की फर्दर टाइप्स में हम ऑर्डिनरी एनवीटी ये क्या है, इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला, सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन इसका देखेंगे। देन एनवीटी ड्यू क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में डेफर्ड या डिलेड एनवीटी क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एनवीटी में हम ये 3 एनवीटीज कवर करेंगे। और फिर इस फर्दर चैप्टर नंबर 6 में एनवीटी के बाद हम परपेचुटी क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, और लास्ट में आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस एनवीटी। एनवीटी क्या है, इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एनवीटी की डेफिनेशन। तो एनवीटी की डेफिनेशन एग्जाम में आती नहीं है, तो जो एनवीटी की डेफिनेशन में हमें बात याद रखनी है, वो बातें जो कंक्लूजन है, वो मैंने कंक्लूजन यहाँ पे एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है। बस ये बातें हमें एनवीटी के एतबार से याद रखनी है। एनवीटी तब एनवीटी कहलाएगी फाइनेंस में अगर रेगुलर इक्वल पेमेंट होगी। अगर रेगुलर इक्वल पेमेंट है तो हमारे पास एनवीटी वो कंसीडर हो सकती है। तो एनवीटी के लिए रेगुलर इक्वल पेमेंट का होना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे दो बातें इंपॉर्टेंट है कि इक्वल पेमेंट अमाउंट का भी इक्वल होना जरूरी है और उसका रेगुलर होना भी जरूरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मिस्टर ए ने फर्स्ट ईयर में, अगर मैं ये टाइमलाइन बनाऊं, तो मिस्टर ए ने, दैट इज 0, फर्स्ट ईयर में 100 रुपीज सबमिट करवाए बैंक में, और दूसरे साल में भी 100 रुपीज सबमिट करवाए, तीसरे साल में भी 100 रुपीज सबमिट करवाए। अब जब चौथा साल आया, चौथे साल में 100 रुपीज नहीं, मिस्टर ए ने 200 रुपीज सबमिट करवा दिया। अब देखें, यहाँ पे एक वायलेशन होगी, इक्वल पेमेंट नहीं है। चौथे साल में इक्वल पेमेंट नहीं है, इसका मतलब 0 से लेके 4 साल, इन चारों सालों में हम कहेंगे एनवीटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि चौथे साल में एक वायलेशन होगी डेफिनेशन की, इक्वल पेमेंट। चौथे साल में क्योंकि पेमेंट इक्वल नहीं है, दैट्स वाई 0 to 4 तक हम कहेंगे एनवीटी नहीं है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट एक और, रेगुलर पेमेंट का मतलब क्या है। रेगुलर पेमेंट का मतलब यहां पर ये है कि फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, फॉर इंस्टेंस, मिस्टर ए ने 0 1 ईयर 1 में 100 रुपीज की पेमेंट की, ईयर 2 में भी 100 रुपीज की पेमेंट की, तीसरे साल कोई पेमेंट नहीं की, तीसरे साल एम्प्टी रहा, और चौथे साल में अगेन 100 रुपीज की क्या की, पेमेंट कर दी। अब चेक करें, ये रेगुलर पेमेंट नहीं है। अगर मैं 0 to 4 ईयर की बात करूं, क्या 0 to 4 ईयर तक क्या हमारी एनवीटी है, हम कहेंगे बिल्कुल एनवीटी नहीं है। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि तीसरे साल में एक अमाउंट अगर मिस हो गई, तो 1 से लेके 4 तक एनवीटी नहीं कंसीडर होगी। तो 1 to 4 ईयर की बात करें तो कोई एनवीटी नहीं है। रीजन क्या, यहाँ पे रेगुलर पेमेंट नहीं है। और यहाँ पे भी अगर 0 to 1 to 4 ईयर की बात करें, तो यहाँ पे भी एनवीटी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल पेमेंट नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर एक पेमेंट बदल गई, दैट इज जी 200। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे 200 की वजह से एनवीटी नहीं हुई, और यहाँ पे एक साल पेमेंट मिस होगी, इस वजह से एनवीटी ये नहीं हुई। हाँ, अगर हम सिर्फ इतना कंसीडर करें, इन 3 सालों को और से देखें, इन 3 सालों को, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तो देखें 100 100 100, तो दिस इज कॉल्ड इक्वल पेमेंट। इक्वल पेमेंट भी है और पूरे साल, हर साल रेगुलर पेमेंट भी होती रही है। तो हम ये कह सकते हैं ईयर 1 2 3, 1 से लेके 3 साल की बात करें, हाँ, तो यहाँ पे हमारी एनवीटी लग रही है। लेकिन 1 से लेके 4 साल की बात करें तो यहाँ पे एनवीटी ब्रेक हो गई है।
सेम विद द केस, अगर हम 1 से लेके 4 साल की बात करेंगे तो एन्युटी नहीं है। 1 से लेके 3 साल की बात करें एन्युटी नहीं है। हाँ, अगर मैं 1 से लेके सिर्फ 2 साल की बात करूँ, सिर्फ इन 2 सालों की बात करूँ, तो यहाँ पे एन्युटी लग रही है, क्योंकि 1, 2 इन 2 सालों में रेगुलर पेमेंट भी है और इक्वल पेमेंट भी है। होप सो आपको ये रेगुलर और इक्वल पेमेंट का कॉन्सेप्ट समझ लग गया होगा। ठीक है? अच्छा जी, सेकंड निशानी क्या है? सबसे पहले रेगुलर और इक्वल पेमेंट होनी चाहिए एन्युटी के लिए। एन्युटी तब एन्युटी होगी कि रेगुलर पेमेंट भी हो, यानी कि हर साल, अगर वो ईयरली चल रहा है तो हर साल पेमेंट होनी चाहिए, वो मंथली है तो हर महीने मंथली पेमेंट चलनी चाहिए, क्वार्टरली है तो हर क्वार्टर पर पेमेंट चलनी चाहिए। ठीक है? तो पेमेंट शुड बी रेगुलर एंड पेमेंट शुड बी एट इक्वल अमाउंट। ठीक है? नंबर 1। सेकंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन सेम। सेकंड एन्युटी की मेन निशानी ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होने का मतलब क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल, एक थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। 01, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और यहाँ पे ईयर 4। ठीक है? फॉर एग्जांपल, पहले 3 साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 10% फॉर एग्जांपल कंपाउंडेड एनुअली था। ठीक है? जब ये चौथा साल आया तो चौथे साल में फॉर एग्जांपल रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल गया। इस वाले साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 12% कंपाउंडेड एनुअली। अब मैं 0 से लेके 4 तक ईयर की बात करूं, 4 ईयर तक, क्या ये एन्युटी है? क्योंकि 0 से लेके 4 तक रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम नहीं है। पहले 3 सालों को रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, फिर चौथे साल 12% हो गया। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने की वजह से तो 0 टू 4 एनविटी नहीं कंसीडर होगी। हाँ, एनविटी कंसीडर यहां पे हो सकती है सिर्फ इतने एरिया के लिए। हाँ, अगर मैं इतने एरिया की बात करूं तो यहां पर मेरी एनविटी लग रही। चेक करें, 012 हर साल फॉर एग्जांपल 100 रुपीज सबमिट करवाए, इक्वल अमाउंट, रेगुलर टाइम पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों सालों का 10% ही है, तो यहां पर इस केस में ये प्रॉपर एनविटी बनेगी हमारी। ठीक है? तो एनविटी के लिए हमने सेकंड रूल पढ़ लिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन सेम होना चाहिए थ्रू आउट द टाइम पीरियड, जैसे कि इस रेड वाले बॉक्स में नजर आ रहा है। ठीक है? ये 12% जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा एनविटी ब्रेक हो जाएगी। लास्ट वन इज गिवन नंबर ऑफ टाइम पीरियड। आपका टाइम पीरियड स्पेसिफाइड होना चाहिए, यानी कि एनविटी आपने 4 सालों के लिए लगाई है, 2 सालों के लिए लगाई है, 3 सालों के लिए लगाई है, जो टाइम पीरियड है वो डेफिनेट होना चाहिए, वो गिवन होना चाहिए, यानी कि इनडेफिनेट टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इनडेफिनेट टाइम पीरियड हो गया तो वो एनविटी की नेचर बदल जाएगी, वो एनविटी फिर परपेचुटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है? तो टाइम पीरियड डेफिनेट होना चाहिए। तो व्हाट इज एनविटी? जल्दी से इसको वाइंड अप करें। एनविटी में रेगुलर और इक्वल पेमेंट होती है। सेकंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता है। थर्ड वन, टाइम पीरियड गिवन होता है। तो ये 3 बातें बच्चों याद रखनी है, 1, 2, 3। ये 3 बातें जिसको पता होंगी तो उसके लिए एनविटी के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना नहायत आसान होगा। ठीक है? इन तीनों में से याद रखिएगा, इन तीनों में से अगर एक भी वायलेशन हो गई तो एनविटी टूट जाएगी, एनविटी ब्रेक हो जाएगी, यानी कि वो क्वेश्चन फिर एनविटी का क्वेश्चन नहीं होगा, वो क्वेश्चन कंपाउंडिंग का क्वेश्चन बन जाएगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट से फिर सॉल्व होगा। ये बात याद रखिएगा। जब एनविटी ब्रेक हो जाएगी, ये आपको प्रो टिप बता रहा हूं जो कि लेक्चर के एंड में बताया जा रहा होता है, कि जब एनविटी ब्रेक हो जाएगी, जब एनविटी टूट जाएगी तो फिर क्वेश्चन को कंपाउंडिंग से सॉल्व किया जाता है। ये बात याद रखिएगा। और एनविटी कब टूटेगी? जब इन तीनों बातों में से कोई एक भी रूल वायलेट हो गया। ठीक है जी? अगर रेगुलर पेमेंट नहीं है एनविटी टूट जाएगी, इक्वल पेमेंट नहीं है एनविटी टूट जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया एनविटी टूट जाएगी, और डेफिनेट टाइम पीरियड अगर नहीं है तो एनविटी ब्रेक हो जाएगी। और अगर एनविटी ब्रेक हो जाएगी या तो फिर हम कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे, और इनडेफिनेट पीरियड के केस में हम परपेचुटी की तरफ जाएंगे। अभी फिलहाल परपेचुटी के बारे में सोचे ना, इग्नोर करें, इंशाल्लाह ताला आगे चल के परपेचुटी के ऊपर बात डिटेल से हो जाएगी। तो बस 3 बातें यहाँ पे याद रखनी है एनविटी के लिहाज से, रेगुलर इक्वल पेमेंट का होना, रेट ऑफ इंटरेस्ट का सेम होना और टाइम पीरियड का गिवन होना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। एनविटी होती किस तरह की? 3 तरह की हमारे पास एनविटीज होती है। नंबर 1 एनविटी को ऑर्डिनरी एनविटी कहते हैं। ये मैं बात कर चुका हूं, एनविटी है क्या, ये बात अभी पीछे कर चुका। एनविटी में 3 बातें माइंड में रखनी है, 3 बातें माइंड में रखनी है। रेगुलर इक्वल पेमेंट, रेगुलर इक्वल पेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट का सेम होना और टाइम पीरियड का डेफिनेट होना।
अब इस एन्युटी की पहली टाइप है ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होती है? ऑर्डिनरी एन्युटी वो एन्युटी होती है अगर हमारी जो पेमेंट पैटर्न है या पेमेंट या जो रिसीट है वो हमारी स्टार्ट हो रही है एरियर्स पे, यानी कि एट द एंड ऑफ ईच पीरियड हमारी पेमेंट या रिसीट स्टार्ट हो रही है। मिसाल के तौर पर एक मिस्टर ए है, उसने बैंक से लोन लिया और वो महीने के आखिर में या साल के आखिर में पेमेंट करता है, तो साल का आखिर ऑर्डिनरी एन्युटी। अगर मिस्टर ए ने बैंक में पैसे सेविंग अकाउंट में जमा करवाए हैं, अब वो बैंक क्या करता है, मिस्टर ए को साल के आखिर में कुछ पैसे देता है। ठीक है, अगर मिस्टर ए ने बैंक से साल के आखिर में कुछ रिसीव करना है, साल के आखिर में, एक साल गुजरने के बाद, इस तरह एक महीना भी हो सकता है, 1 मंथ गुजरने के बाद, एक साल गुजरने के बाद, तो आफ्टर 1 ईयर अगर कोई पेमेंट या रिसीट हम रिसीव कर रहे हैं, तो इस तरह की एन्युटी को ऑर्डिनरी एन्युटी कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऑर्डिनरी एन्युटी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ईयर एंड। हमेशा साल के आखिर होने पर, साल खत्म होने पर अगर कोई रेगुलर पेमेंट रिसीव कर रहे हैं या रेगुलर पेमेंट हम कर रहे हैं और वो रेगुलर है, तो देखिए 100, 1000, 1000, 1000 रेगुलर पेमेंट, इक्वल पेमेंट भी है, और 1 2 3 4 4 सालों तक चल भी रही है, तो ये रेगुलर इक्वल पेमेंट भी है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लें यहाँ पे 10% है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है। टाइम पीरियड भी डेफिनेट है, 4 साल है, तो ये हमारे पास एन्युटी का क्वेश्चन है। और ये एन्युटी कौन सी है? ऑर्डिनरी एन्युटी। कैसे पता चला ऑर्डिनरी एन्युटी है? क्योंकि ये जो पहली 1000 वाली हमने पेमेंट की है, ये जीरो, जीरो का मतलब है टुडे, आज। आज हमने पेमेंट नहीं की, साल खत्म होने के बाद अगर पेमेंट की है, तो ऐसी एन्युटी को ऑर्डिनरी एन्युटी कहते हैं। तो ऑर्डिनरी एन्युटी याद रखिएगा, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड होती है, यानी कि एरियर्स में होती है। सेकंड हमारे पास एनविटी ड्यू है। एनविटी ड्यू ऐसी एनविटी है अगर हम अपनी कोई पेमेंट या रिसीट साल के शुरू में ही कर रहे हैं, स्टार्ट ऑफ द पीरियड। अगर हम स्टार्ट ऑफ द पीरियड में कोई रिसीट या पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि एडवांस में ही कोई रिसीट पेमेंट कर रहे हैं, तो ऐसी एनविटी को एनविटी ड्यू कहते हैं। तो एनविटी ड्यू मीन जो पहली पेमेंट होगी वो जीरो पर होगी। जीरो मतलब आज, आज मतलब टुडे। तो आज ही हमने पहली पेमेंट एडवांस में कर दी। अगर हमारी पहली पेमेंट आज से स्टार्ट होगी, जीरो से स्टार्ट होगी, इसका मतलब है इस तरह की एनविटी को एनविटी ड्यू कहते हैं। एनविटी कैसे चेक करें? 1000, 1000, 1000, 1000 इक्वल अमाउंट है। 0 1 2 3 टाइम पीरियड भी क्या है? रेगुलर है और डेफिनेट है। इसका मतलब ये एनविटी तो है, पर कौन सी वाली एनविटी? ड्यू। कैसे पता चला ड्यू है? क्योंकि पहली पेमेंट आज से स्टार्ट हुई। तो अगर स्टूडेंट पहली पेमेंट आज से स्टार्ट हो जाए तो एनविटी ड्यू बनती है, और अगर पहली पेमेंट साल के खत्म होने के बाद स्टार्ट हो रही है, लाइक दिस केस, तो ये ऑर्डिनरी एनविटी है। ठीक है, होप्स इन दो एनविटीज के बारे में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अच्छा जी, थर्ड तरह की हमारे पास जो एनविटी होती है वो डेफर्ड एनविटी होती है, यानी कि उसको डिलेड एनविटी कहते हैं। डेफर्ड या डिलेड एनविटी का मतलब क्या है? डेफर्ड या डिलेड एनविटी का सिंपल मीन ये है, हर वो एनविटी जो ऑर्डिनरी और ड्यू नहीं है वो डेफर्ड बनेगी, वो डिलेड एनविटी बनेगी। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो ऐसी रेगुलर पेमेंट या रिसीट जो कि स्टार्ट हो एक्सेप्ट 0 और 1, यानी कि स्टार्ट से पेमेंट स्टार्ट ना हो और पहले साल से पेमेंट स्टार्ट ना हो, 0 और 1 के बाद दूसरे साल से स्टार्ट हो, तीसरे से हो, चौथे से हो, इसकी कोई टेंशन नहीं है, यानी कि वो 0 1 से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी रिसीट और पेमेंट जो पहले साल के बाद से स्टार्ट हो, यानी कि दूसरे साल से स्टार्ट हो जाए या तीसरे साल से स्टार्ट हो जाए, तो इसको डेफर्ड या डिलेड एन्युटी कहते हैं। 0 और 1 क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा, ऐसी रेगुलर पेमेंट अगर कोई पेमेंट 0 से स्टार्ट हो जाए वो तो एन्युटी ड्यू बन जाती है, 0 से स्टार्ट हो जाए तो। और ऐसी रेगुलर पेमेंट जो 1 से स्टार्ट हो जाए वो तो देखें ऑर्डिनरी एन्युटी बन जाती है। ठीक है, तो डिलेड एन्युटी कब बनेगी? जब हमारी रेगुलर पेमेंट या रिसीव्ड 0 और 1 के अलावा किसी टाइम पीरियड से स्टार्ट हो। वो जरूरी नहीं कि 0 और 1 के बाद 2 से स्टार्ट हो सकता है 2 से स्टार्ट ना, ये 2 से स्टार्ट ना हो सकता है 3 से स्टार्ट ना हो सकता है 4 से स्टार्ट हो सकता है ये 10 ईयर से स्टार्ट हो रही है, यानी कि 0 और 1 नहीं होना चाहिए, इसके बाद कोई भी साल हो सकता है।
तो इस तरह की एन्युटी को हम डेफर्ड या डिलेड एन्युटी कहते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं इनके फॉर्मूलाज की तरफ। ठीक है, हमारे पास जो एग्जाम में ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू के जो फॉर्मूलाज आएंगे, वो एग्जामिनर फ्यूचर वैल्यू भी कैलकुलेट हमसे करवा सकता है और प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट करवा सकता है। सबसे पहले देखते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है। तो अगर हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करी तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू आर। आर इज योर रेगुलर इक्वल पेमेंट। तो आर यहाँ पे ये है। अगर हम एक टाइमलाइन बनाएं तो ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, और हमने ऑर्डिनरी की बात करें तो ऑर्डिनरी एन्युटी पहले साल से स्टार्ट होती है। 100, इधर भी 100 आ गया, 100 एंड 100, और मान लें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो ये जो आर है, ये हमारे पास 100 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर की जगह 100 पुट कर देंगे। आई जो है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% कंपाउंडेड एनुअली है, तो ये जो आई होगा यहाँ पे हमारे पास एज 10% आ जाएगा। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 4, तो एन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय अगेन आई 10% है, अगेन हम यहाँ पे 10% पुट कर देंगे। ठीक है, देन इसको कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी वो 0 से लेके इस 4 ईयर तक टोटल अमाउंट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट हमारे पास इस फॉर्मूले से आ जाएगी। ठीक है, ये कंबाइन फॉर्मूला क्या करेगा, 1/1 सारी अमाउंट्स को इस 4th ईयर पर टोटल करके हमें बता देगा कि 4 साल बाद आपके पास टोटल इतने पैसे हो जाएंगे। अगर पहले साल आप 100 रुपये जमा करवाएं, दूसरे साल भी 100, तीसरे साल भी 100, और 4th ईयर में भी 100, और 10% अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है या प्रॉफिट मिल रहा है, तो 4 सालों में टोटल कितनी अमाउंट हो जाएगी, वो हमें फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला सारी सारी कंबाइन कैलकुलेशन करके हमें आंसर बता देगा। तो यहाँ से आप इजीली आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमने ये देखना हो कि अगर मैं 4 साल तक 100 रुपीज जमा करवाऊं, तो आज अमाउंट क्या होगी, टुडे इसकी वैल्यू क्या गई, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी तो आज। तो प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले में P इज इक्वल टू आर, आर इज योर रेगुलर इक्वल पेमेंट, और यहाँ पे आपको पता आर आपके पास वही है, दैट इज योर 100। तो 100 क्या होगा, आपका आर आ जाएगा। तो याद रखिएगा प्रेजेंट वैल्यू के केस में 1 शुरू में आता है, 1 शुरू में आएगा, प्रेजेंट के केस में 1 स्टार्ट में आता है, और जब फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 एंड पे आता है फ्यूचर में। ठीक है, अच्छा जी, बाकी फ्यूचर में 1 प्लस आई टू रेज पावर प्लस एन होता है। प्लस एन क्यों, क्योंकि हम फ्यूचर में वैल्यूज इंक्रीज की तरफ जा रही है, तो दैट्स वाई ये पॉजिटिव एन होगा। क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू में हम सारों का जो इम्पैक्ट देखना चाह रहे होते हैं, वो आज के ऊपर देखना चाह रहे होते हैं, तो फ्यूचर से चीजें प्रेजेंट की तरफ आ रही हैं, दैट्स वाई यहाँ पे जो एन होगा वो माइनस शो कर रहा है। तो माइनस का मतलब होता है हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि फ्यूचर से चीजों को अकोमुलेट करते करते प्रेजेंट पर लेकर आ रहे हैं। और प्लस एन का मतलब ये है हम प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो प्रेजेंट में एक तो माइनस एन आता है, और प्रेजेंट में 1 स्टार्ट में आ जाता है, और फ्यूचर में प्लस एन होगा, और फ्यूचर में 1 एंड पे होगा। बाकी तकरीबन फॉर्मूला तकरीबन सेम है। ठीक है जी, तो 1 आ गया, आई अगेन 10% है, एन -4 आ गया, अगेन 10% है। तो यहाँ से आप इजीली प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी से। ठीक है, तो अगेन ये फॉर्मूलास आपको याद करने हैं, जितने फॉर्मूलास अच्छे से याद होंगे उतने क्वेश्चंस को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमने एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन आ गया, एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन फॉर एग्जांपल अगर हम टाइमलाइन बनाएं, दिस इज 0, दिस ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3, 3 साल है। फॉर एग्जाम्पल आज हमने 200 रुपीज जमा करवाए बैंक में। ठीक है, और हमने 3 साल के लिए जमा करवाए। ठीक है, बल्कि 4 ईयर कर लेते हैं, 4 साल ही कर लेते हैं। ठीक है, 4 ईयर के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने पेमेंट 200 स्टार्ट में कर दी। ठीक है, तो अब अगर हमारी आज 0 पर ही पहली पेमेंट हो रही है, तो हमें पता है अब ये एन्युटी ड्यू आ गया हमारे पास। तो अगर एन्युटी ड्यू आ जाएगा, तो एन्युटी ड्यू का फ्यूचर वाला फॉर्मूला क्या बनेगा और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सेम चेक करें, ऊपर वाला ही फॉर्मूला बनेगा। आर इज इक्वल टू 1 प्लस आई टू रेज पावर एन -1 ओवर आई, चेक करें, आर इंटू 1 प्लस आई टू रेज पावर एन -1 ओवर आई, सेम है फॉर्मूला।
बस ये साथ छोटी सी एडिशन आई है, वो छोटी सी एडिशन ये है, बस ये 1 प्लस आई साथ ऐड हो गया। अगर 1 प्लस आई साथ इसको ऐड ऐड का मतलब ये नहीं प्लस कर दें, साथ एडिशन इन एडिशन टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि अगर मैं ऑर्डिनरी एनवीटी वाला अगर मैं ऑर्डिनरी एनवीटी वाला फॉर्मूला उसके साथ बस ये साथ लगा दूं 1 प्लस आई, तो देखें एनवीटी ड्यू वाला फॉर्मूला बन जाता है। तो एनवीटी ड्यू वाला फॉर्मूला आपको याद रखने की सेपरेटली जरूरत नहीं है, बस ऑर्डिनरी एनवीटी के साथ 1 प्लस आई को मल्टीप्लाई करवा दें तो वो क्या बन जाएगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी ड्यू बन जाएगा। सेम विद द केस, ये जो प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला है ना, ऑर्डिनरी एनवीटी वाला, अगर इसके साथ सिंपल 1 प्लस आई मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एनवीटी ड्यू का प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो असल में आपने दो फॉर्मूला याद रखने हैं, सिर्फ ऑर्डिनरी एनवीटी का प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला और फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है। अगर मुझे इस फ्यूचर वैल्यू को ऑर्डिनरी वाले को ड्यू बनाना है तो बस ये जो फॉर्मूला होगा इसके साथ 1 प्लस आई को मल्टीप्लाई कर देना। और इसी तरह अगर मुझे एनवीटी ड्यू का प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाना है तो ये जो फॉर्मूला है ना ऑर्डिनरी वाला, बस इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 1 प्लस आई, तो ये देखें ऑटोमेटिकली आपके पास प्रेजेंट वैल्यू एनवीटी ड्यू बन जाएगा, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूलाज आपने अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। इन चार फॉर्मूलाज को अच्छे से याद करें और ऑर्डिनरी एनवीटी, एनवीटी ड्यू, डेफर्ड एनवीटी हैं क्या, इनके ऊपर ग्रिप करें। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑर्डिनरी एनवीटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एनवीटी ड्यू के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डेफर्ड एनवीटी के, डिलेड एनवीटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि इस चैप्टर में आपकी ग्रिप बढ़ जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।